आज बात करेंगे जो महाराष्ट्र में चल रहा मराठा आरक्षण है उस पे हम बात करेंगे और मराठा आरक्षण का जो 42 सालों का इतिहास है और उसका जो करंट में अभी चल रहा है क्या प्रोसेस है वो पूरी वेल डिटेल देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन पूरा आपको मराठा आरक्षण क्या है और उसमें कितनी समितियां बनी क्या हुई वो सभी आपको वेल डिटेल आपको पता चल जाएगा। इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए। मराठा आरक्षण को समझना है तो सबसे पहले इसके 42 साल पुरानी घटना में जाना पड़ेगा जो कि बहुत बड़ी घटना दिखाई पड़ी। इसकी जो शुरुआत 80 के दशक से होती है और जो उसमें जो टाइम के जो बड़े कांग्रेसी नेता है भारतीय मराठा जो संघ था उसके जो नेता है वो दिखाई पड़ते हैं। जब भाऊ पाटिल करके नेता थे उनके द्वारा इस आंदोलन जो मराठा आंदोलन है उसको शुरुआत दी गई और मराठा आरक्षण की दिशा की ओर बढ़ा। 22 मार्च 1982 में मराठा आरक्षण उसके साथ 11 मांगे ऐसी थी जिसके साथ अखिल भारतीय मराठा संघ के द्वारा ये मांगे रखी गई थी जहाँ की जिसका प्रतिनिधित्व अन्ना भाऊ पाटिल कर। इन मांगों के साथ मुंबई की ओर रवाना हुए और मुंबई में 24 घंटे में आरक्षण मिलना चाहिए ये सरकार से मांग की और उन्होंने मांग करते हुए ये कहा कि कल का सूर्य उदय होने से पहले ये हमारी मांगे है वो पूरी होनी चाहिए, नहीं तो कल का सूर्य उदय हम देख नहीं पाए। विराम देते हुए घर आए और घर में जो आने के बाद में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे बाबा साहेब भोसले उनके द्वारा कुछ कार्रवाई न करने पर दूसरे दिन यानी कि 23 मार्च को उन्होंने सुबह 7 बजे अपने घर में अपने रूम में जाके गन से उन्होंने अपने को शूट कर दिया, गन से गोली मारकर अपनी हत्या कर दी। यह एक मराठा आरक्षण के लिए एक बहुत ही दुखद घटना हुई और मराठा संघ के लिए। और यहाँ से होती है जो मराठा आरक्षण और मराठा आंदोलन है उसकी शुरुआत और वो शुरुआत से लेकर आज तक वो दिखाई पड़ती है जैसे कि मराठा आंदोलन अभी चालू है उस में दिखाई पड़ती है। और वहां से होती है जो मराठा आंदोलन है वहां से होती है अखिल भारतीय मराठा संघ का जो नेतृत्व है वहां से खड़ा होके मराठा आंदोलन की शुरुआत या कहो पृष्ठभूमि वहां से बन। आज उस घटना को देखते देखते 42 साल हो गए मराठा आंदोलन के लिए लड़ते हुए, लेकिन मराठों को जो आरक्षण है वो नहीं मिला। उसके बाद में थोड़ा फॉरवर्ड करें तो वो साल 1990 मंडल आयोग की रिपोर्ट आई थी। उसमें जो मराठा जो समुदाय है उसने मंडल आयोग को रिकमेंड किया था कि हमारे को ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसमें जगह दी जाए, लेकिन वह मंडल आयोग की रिपोर्ट में मानने से उनको इनकार कर दिया क्योंकि उनका महाराष्ट्र में जो प्रतिनिधित्व है वो 33% का है, इसलिए उनको मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद में साल 1995 में महाराष्ट्र में पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी आयोग की स्थापना की गई और जिसके अध्यक्ष थे न्यायाधीश खत्री का आयोग के अध्यक्ष बनाए। और उसके बाद में फिर मराठाओं के लिए जो सर्वेक्षण है उनको सर्वेक्षण करने के लिए दिया गया और 2000 में उन्होंने रिपोर्ट दी मराठा आरक्षण पर। और उन्होंने जो कहा था देखिए आगे या पीछे उनमें लिखा हुआ है उन्हें मराठा से निकलकर ओबीसी में डाल सकते हैं और ओबीसी प्रमाण पत्र दे सकते हैं। न्यायाधीश खत्री ने उन्होंने सिफारिश की थी और मराठा समुदाय में जो जातियां थी उनमें से कई जातियों को ओबीसी में जाने का मौका मिला। में जो मराठा आरक्षण है यह मुद्दा ज्वलंत रहा। उसके बाद में फिर जो न्यायाधीश आर्यम बापट है उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और उनके राज्य भर सर्वेक्षण करने के बाद में फिर रिपोर्ट की सिफारिश की गई और उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि न्यायाधीश आर्यम बापट समिति ने कहा 2008 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो मराठा समुदाय है उसको ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग है उसमें समावेश नहीं किया जा सकता क्योंकि जो मराठा समुदाय है वो बहुतायत में है। और उसके बाद में फिर जो मराठा संगठन है वो और आक्रामक होते दिखाई पड़े। वहां से बनती है जो आंदोलन है इसकी पृष्ठभूमि फिर वहां से बनती है और आक्रामकता दिखाई पड़ती है। और जो महाराष्ट्र में है वो जो मुख्य केंद्र है जो मराठा समुदाय का मुख्य केंद्र है उसमें बहुत सी जैसे कि जालना जिला हो गया मराठवाड़ा वगैरह हो गया इस एरिया में सबसे ज्यादा दिखाई पड़ती है। जब आंदोलनों की शुरुआत हुई 2014 के इलेक्शन पास में आते गए वैसी सरकारों की चिंता और बढ़ती गई। उसके बाद में फिर सरकार मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चौहान, उनके द्वारा फिर नारायण राणे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और समिति का कार्य जो राणे समिति बनाई थी उसको फिर पूरे महाराष्ट्र में जाके हर जिले में डिस्ट्रिक्ट में जन सुनवाई का अवसर के बाद से जो सर्वेक्षण किया उस सर्वेक्षण के आधार पर 2014 में बहुत ही गति से काम किया गया और 2014 में जो इलेक्शन थे उसके हिसाब से उसको और गति मिली और जो राणे समिति थी उसके द्वारा
द्वारा वो जो मराठा आरक्षण है उसमें जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से मराठाओं को पिछड़ा सिद्ध करने के लिए वो समिति बनाई गई। उसके आधार पर फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा उसको जो आरक्षण है वो दिया गया। और रिपोर्ट में कहा गया कि जो कुणबी समाज है, कुणबी और जो मराठा समाज है वो दोनों एक ही समाज है। और कुणबी समाज जैसे कि ओबीसी में आती है वैसे ही जो मराठा है उनको भी ओबीसी में आरक्षण मिलना चाहिए या अदर में रह के भी उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ये रिपोर्ट का कहना था। और उस रिपोर्ट को देखते हुए सरकार ने, जो पृथ्वीराज चौहान की सरकार थी, उसने 2014 के आसपास ही मराठा जो आरक्षण उसको शैक्षणिक और सामाजिक रूप में 16% का आरक्षण दिया और जो मुस्लिम कम्युनिटी 4% का आरक्षण लागू किया। तात्कालिक रूप से फिर जो कानूनों में संशोधन करके जून 2014 में उन सभी को लागू किया गया और SEBC प्रवर्ग के रूप में एक वर्ग की स्थापना की गई। सरकारों का स्टैंड, लेकिन इसमें फिर एंट्री हुई हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट ने इस आदेश रद्द कर दिया और स्थगित कर दिया। जो मराठा जाति है उसे पिछड़ा वर्ग साबित करने के लिए जस्टिस गायकवाड़ की समिति बनाई गई, जिसको सर्वेक्षण करने के लिए दिया गया। और समिति में रिपोर्ट में माना कि शैक्षणिक तौर पे 12% और नौकरियों में 13% आरक्षण मराठा समुदाय को दिया जाए। उसके बाद में फिर आता है साल 2018। साल 2018 में सरकार के द्वारा फिर और उसको शैक्षणिक और नौकरियों में 16% आरक्षण की बात की गई। उसमें फिर और हाईकोर्ट की एंट्री होती है और हाईकोर्ट उसको स्थगित करता है। फिर उसके बाद में फिर होती है हाईकोर्ट की एंट्री। तो हाईकोर्ट जस्टिस गायकवाड़ के द्वारा जो सुनाए गए थे, जैसे नौकरियों में 13% और शैक्षणिक तौर पे 12%, उसको हाईकोर्ट ने मान्यता दे दी। लेकिन उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ उसमें इंटरफेयर किया जाता है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो मराठा आरक्षण है उसको असंवैधानिक घोषित कर देती है। उसके कुछ कारण बताती है, जैसे कि जो इंदिरा साहनी मामला है 1992 का, उसका हवाला देते हुए मराठा आरक्षण को जो महाराष्ट्र सरकार असंवैधानिक घोषित करती है, क्योंकि जो आरक्षण की लिमिट है वो 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो महाराष्ट्र में जो आरक्षण का मुद्दा है वो 60-62% पे जाता हुआ दिखाई पड़ता था। और जो सरकार है उसके द्वारा दिया गया था कि इंदिरा साहनी मामले में पुनर्विचार किया जाए, लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पुनर्विचार करने के लिए मना कर दिया। उसके बाद में फिर आता है जो विधान संशोधन 102। उसमें जो तर्क है उसके हिसाब से जो राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है और इसके लिए जो राष्ट्रपति है वो नामांकित करेगा कि कौन सा समाज ओबीसी में आएगा या नहीं, वो अभी राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। 102वें संविधान संशोधन में दिखाई पड़ता है। जो 102वें संविधान संशोधन है उस पे सुप्रीम कोर्ट ने 5 न्यायाधीशों की बैठक में जो 3-2 से फैसला आया था, उसमें तीन जो न्यायाधीश थे उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति के पास में जो अधिकार है वो राष्ट्रपति कर सकता है। सिर्फ जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के जो सरकारें है वो सिर्फ उस पे एडवाइस है वो दे सकती है या प्रतिज्ञा कर सकती है। उसके बाद में फिर आता है 105वां। उसमें डायरेक्ट केंद्र सरकार है उसके द्वारा जो संशोधन किया जाता है, उसमें केंद्र सरकार है उसने सीधा संशोधन करके दिया कि जो आरक्षण का मुद्दा है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा और जो भी डिसीजन लेंगे वो राज्य सरकार डिसीजन लेंगे। उसके बाद में फिर जो राज्य सरकार है उनके द्वारा फिर वो आरक्षण पे डिसीजन लिया गया। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी जो केस है उसमें जो 50% की जो कोर्ट ने लिमिट रखी उससे पार नहीं किया जा सकता, इसलिए जो राज्य सरकारें हैं उनके हाथ पांव खुले हैं और वो कर नहीं पा रहे हैं। किसी वर्ग या किसी भी जो समुदाय है उसको ओबीसी में डालने का जो अधिकार है वो राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने दिया है और जो उस पर निर्णय लेने का अधिकार है वो भी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिया है। राज्य सरकार के सूची का अभी वो विषय हो गया है आरक्षण। हो गई मराठा आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वह अगस्त 2023 से जो मराठा आरक्षण का जो आंदोलन चालू है, जो अभी मराठा आरक्षण चालू है उसकी शुरुआत जालना जिले से हुई है। तो उसमें जो देखे तो उसका आंदोलन का जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं जो शिवसेना के मराठा आरक्षण है उसका अभी जो नेतृत्व कर रहे हैं मनोज जरांगे, यह अभी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। ये जो आरक्षण हुआ है इसमें तमाम जातीय ध्रुवीकरण हुआ है, ओबीसी बनाम मराठा हुआ है, बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले और जो गवर्नमेंट है उसके कई संपत्तियों को नुकसान किया गया और कहीं जो एमपी है एमएलए है उनके घरों पे जो हमले हैं वो किए गए लोगों के द्वारा, जो हमलावर
पब्लिक के द्वारा, मराठा आंदोलन में जो सपोर्टर है उनके द्वारा कई हमले किए गए। और इसमें जो पार्टी ध्रुवीकरण है वो भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है, वो भी राजनीतिक पॉलिटिकल्स होती हुई दिखाई पड़ती है। जैसे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, उसके कई नेताओं के ऊपर, जैसे MP है, MLA, उनके ऊपर मराठा जो आरक्षणवादी है उन्होंने हमले किए हैं। के बाद में फिर धारा 44 लगी, और धारा 44 में जैसे कि मराठा हो गया, जालना जिला हो गया, इनमें सब बहुत बड़ी स्तर पर मराठा आंदोलन को जोर पकड़ते हुए देखा गया। और सबसे बड़ा इसका गढ़ रहा तो वो बीड जिला। मराठा आरक्षण के लिए जो लोगों के द्वारा किया गया प्रोटेस्ट है, उसमें कई लोगों ने सरकारी संपत्ति है वो जलाए, और लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, कई लोगों ने मुंडन करवाया अपने आप को, कई तरह के प्रदर्शन देखने को मिले। आज भी ये मार्च चालू है। और जो महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर है उसके हिसाब से जो मराठा प्रोटेस्ट चालू था उसमें कई बार अभी जैसे पुलिस और मराठा जो आंदोलन करता है उनके बीच में बहुत सी झड़प होती हुई दिखाई पड़ी। और ऐसे बहुत से ऐसे ये बड़ा दिखाई पड़े, कभी आमरण अनशन पे रहते थे, वो बहुत सारे ऐसे चीज दिखाई पड़े। जो मनोज जारंगे जो उपोषण पे बैठे थे उसके 7 दिनों के भीतर फिर वो एकनाथ शिंदे के द्वारा जो पार्टी है उनकी शिवसेना के, और जो अपने देवेंद्र फडणवीस है उनके द्वारा फिर वो जाति प्रमाण पत्र लाया गया और सपोर्ट किया गया और उनका आमरण अनशन छोड़ा गया। लेकिन अभी जो और चालू है उनका कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि वो उनकी जो मांगे है वो मांगे पूरी करने के लिए अभी वो और चालू है उनका। एकनाथ शिंदे द्वारा सरकार जो मराठा आरक्षण है वो मराठा आरक्षण को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है उसके सामने विवश दिखाई पड़ती है और वो उस पर कुछ कर नहीं सकती। इसलिए जो शिंदे सरकार है वो कुछ अभी तेजी से काम हुआ होता नहीं दिखाई पड़ता है। जो मनोज जारंगी की मांगे है उनमें से एक मांग ये भी है कि जो OBC आरक्षण है उनमें से उनको जो अभी मराठा आंदोलन चल रहा है उसको आरक्षण दिया जाए। तो उसमें कभी जाती है वो कृषि उत्पादन पे डिपेंड रहती है। तो वही जो मराठा आंदोलन करता है उनका मांग है कि जो कुंभी जाति है उनको भी OBC में शामिल किया जाए, और जो कुंभी जाति है वो विरोध कर रही है कि उनको शामिल नहीं किया जाए, कि जो कुंभी जाति है वो OBC से अभी बिलोंग कर रही है, और जो मराठा है वो जनरल में आते हैं। बात करें जो कुंभी जाति है उसका भेद कहाँ से हुआ है, तो निजामों का शासन था उसमें कुंभी और जो मराठा है उनको एक ही समुदाय के माना जाता था, और वहाँ से फिर वो ध्रुवीकरण होना शुरू हुआ। तो वो एक कुंभी जात है और एक महाराष्ट्र में मराठा है। तो उसमें से जो शिंदे सरकार का अभी कहना है, जिसके आगे पीछे जो गायकवाड़ समिति कहती थी कि जिसके आगे और पीछे जो कुंभी समाज है उसका तो वो लगा हुआ है, तो उसके आधार पर जो सरकार प्रमाण पत्र जारी करे, तो वही अभी जो शिंदे सरकार है उसका भी वही कहना है कि जो पुराने जो निजामों के शासन में कुछ पुरावा होगा उसके आधार पर गवर्नमेंट कर सकती है, वंशानुगत प्रमाण पत्र जारी कर सकती है। और जैसे कि कोई एक रिश्तेदार है तो उसके जो भी रिश्तेदार है उन सभी को प्रमाण पत्र जारी कर सकती है कि OBC में बिलोंग करे। इसमें जो कुंभी समाज के नेता है वो बहुत इसका विरोध कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जहाँ कुंभी समाज में ये मराठा आ गए या OBC में मराठा आ गए तो OBC समाज है उसका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, और जो OBC का फायदा है और जो मराठा जो है जो अभी इसमें आएंगे उनको मिलेगा जो फायदा है वो, क्योंकि उनकी जो संख्या है जो महाराष्ट्र में 33% मराठाओं की संख्या, इसलिए जो OBC नेता है और जो कुंभी नेता है वो इसका भारी विरोध कर रहे हैं। कोर्ट ने आदेश दिए थे उन पे जो बेंच है उस पर क्यूरी पिटीशन दायर की गई है, और उस पर आगे सुनवाई क्या हो रही है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ये तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करना शुरू नहीं किया है, और आगे करेंगे तो उस पर देखना पड़ेगा कि क्या उसका हालचाल है। मनोज जांगाटे का कहना है कि जो विदर्भ में जैसे कि कुंभी समाज है और कुंभी समाज को उनका प्रतिनिधित्व दिया गया है, वैसे ही जो विदर्भ को छोड़ के बाकी एरिया में है जैसे कि मराठवाड़ा क्षेत्र हो गया, कोकण हो गया, पूरे अख्या महाराष्ट्र में, तो उनको वो उसमें उनका प्रतिनिधित्व दिया जाए जैसे कि कुंभी समाज को दिया गया, तो कुंभी समाज से उस भी एरिया में जाति बनाकर उनको भी OBC में शामिल किया जाए, ये कहना है मनोज जी का। आगे देखना पड़ेगा क्योंकि ये अभी 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन है वो आने वाले हैं, सरकार इस पर क्या कदम लेंगी इसका निर्णय अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी फिर उसके बाद में फिर विधानसभा इलेक्शन है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट अपने आप को बहुत अच्छे से हैंडल करके इस मराठा जो आंदोलन है उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। जो मराठा आंदोलन है इस पे आपका क्या कहना है कमेंट में लिखिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। धन्यवाद।